अस्सलाम वालेकुम, आपकी अपनी अनुष्या आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस इलाके में तो कदम कदम पर सिग्नल थे। एडी की टोयोटा वेस्ट वहार्फ की एक पतली और लंबी सी इमारत के सामने रुकी, जिसे अगर दाएं बाएं की इमारतों ने सहारा ना दे रखा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। बाइक पर राजा को छोड़कर मैं इमारत की तरफ बढ़ा। एडी हंसी खुशगवार मूड में सीटी बजाते हुए अंदर जा रहा था। मैं एक फ्लोर छोड़कर उसके पीछे रहा था। तीसरे फ्लोर पर वो एक कमरे में घुसा जिस पर F&C का बोर्ड लगा हुआ था। खास बात यह थी कि दरवाजे के बाहर एक गोरिल्ला बैठा था जो हर आने जाने वाले को यूं घूर रहा था जैसे अभी कत्ल कर देगा। मुझे खटका लगा कि आम दफ्तरों के बाहर इस किस्म के गोरीले कहाँ नज़र आते हैं जो बदमाशी का खुला इश्तिहार हो। हाँ, इस किस्म के नमूने मैंने उस्ताद टीटी के पास देखे थे। सेठ अंदर है? मैंने मुस्कुरा कर गोरीले से पूछा। कौन सेठ? उसने काट खाने वाले अंदाज में पूछा। अंदर कितने सेठ हैं? इस पर वो हुर्राता हुआ उठा। दफ़ा हो जाओ वरना तेरे हाथ पैर तोड़ कर, उसने नहायत नाकाबिले इशात धमकी दी। उसका कद 6 फुट था। मैं ज़रा पीछे हटा। लगता है तेरे और सेठ दोनों की ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए। जानता नहीं, मैं देश का खास आदमी हूँ और अभी सेठ के पास खास पैगाम लाया हूँ। मैंने स्मगलिंग की दुनिया के एक ऐसे फ़र्द का नाम लिया जिसे सुनकर अच्छों को पसीना आ जाता था। गोरीले के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। माफ़ करना भाई, अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। रीछ की तरह हुर्राने वाला गोरीला बकरे की तरह मिनमिनाने लगा था। उस्ताद अंदर है, लेकिन उससे सेठ कौन बोलता है? मैंने इत्मीनान से कहा। ये जो अभी अंदर गया था, ये उस्ताद के पास काम से आया है। गोरीले ने आंख मारी। तू जानता है उस्ताद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माहिर है। माहिर? मैंने हकारत से कहा। छोटे मोटे काम करके खुद को माहिर समझने लगा है। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अल्लाह दित्ता बाहर निकला। मैं बर वक्त गोरीले की आड़ में हुआ और वो सीधा निकलता चला गया। अब तुम जाओ, गोरीले ने कहा। अंदर उस्ताद नाम की जो चीज़ बैठी थी वो रिश्ते में गोरीले के वालदे बुजुर्गवार नज़र आती थी। फ़र्क सिर्फ वज़न का था, जो गोरीले के मुकाबले में 2/3 था। उसने मुझे गोरीले के से अंदाज में घूरा। क्या है? जल्दी बोलो, अपन पास टाइम नहीं है। अच्छा, फिर तुम देश के पास खुद ही आ जाना। उसने तो रहमदिली दिखाई कि मुझे भेज दिया, मैंने जाते हुए कहा। उस मारूफ शख्सियत का नाम सुनते ही उस्ताद की हालत गैर हो गई। वो उठकर मेरे पीछे दौड़ा और ज़बरदस्ती मुझे वापस ले गया। तो पहले कहना था भाई, वो हाँफते हुए बोला। अभी उनको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने बुरा सा मुँह बनाया। तुम क्या कर सकते हो? मुझे तो उस आदमी की वजह से भेजा है जो अभी तुम्हारे दफ्तर से निकला है। एडी? उसने सर हिलाया। अच्छा आदमी है। आदमी अच्छा हो या बुरा, हमें उसके काम से गर्ज है, मैंने हुर्रा कर कहा। तुम्हारे पास क्यों आया था? ज़ाहिर काम के लिए, उसने सादगी से कहा। वही तो पूछ रहा हूँ, किस काम के लिए? पर सेठ को उससे क्या दिलचस्पी है? ये तो सेठ ही जानता है। हम सिर्फ इस काम पर नज़र रखते हैं जो हमें दिया जाता है। मैं देख रहा था कि उस्ताद कश्मकश में था। बल आखिर उसने कहा, देखो अभी ये शख्स अपने पास कस्टमर बनकर आया था। उसे माल चाहिए था। कौन सा, सफ़ेद या भूरा? मैंने तुक्का मारा। हीरोइन सफ़ेद होती है और चेस ब्राउन। सफ़ेद, उसने कहा। 2 किलो मांग रहा था। मैंने बमुश्किल खुद को उछलने से बाज रखा क्योंकि मुझे मालूम था कि परसों टिंडो की एक खेप एक लांच पर लादी जा रही थी। ये खेप दुबई जा रही थी। एडी सचमुच ड्रग स्मगलर था। सेठ को इससे क्या दिलचस्पी है? उस्ताद बगौर मुझे देख रहा था। वो सेठ को भाई ये सेठ जाने, मैंने जल्दी से कहा। मैंने महसूस किया कि वो कुछ मशकूक हो गया था। मैंने बेहतर समझा कि इससे पहले कि वो मुझसे शनाख्त तलब करे मैं यहाँ से खिसक लूँ। तुम्हारा शुक्रिया उस्ताद, में उठ खड़ा हुआ। ये मेरी एक और गलती थी। इस दुनिया में कोई किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता। उस्ताद का शक यकीन में बदलने लगा। 1 मिनट, मैं ज़रा एक फ़ोन कर लूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने हुर्रा कर कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अचानक एक खौफनाक रिवॉल्वर निकालकर मेज़ पर रख दिया। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। अभी वो सेठ से तस्दीक करता और वहाँ से इनकार पर पहले तो खुद मेरी मुनासिब गोशमाली करता और इसके बाद मुझे सेठ के हवाले कर देता, जिसके बाद मेरी वफ़ात हसरत आयात यकीनी हो जाती। उसे नंबर मिलाया और झुला कर रख दिया। शायद नंबर बिज़ी था। उस्ताद क्या बात है? तुम्हारा मूड अचानक क्यों बदल गया? मैंने पूछा।
मुंह बंद करके बैठो। उसने अपने गोरीले की नकल की। मुंह तो मैं बंद कर लूँगा, लेकिन मैंने छोटी उंगली उठाई। बाथरूम वो है, उसने इशारा किया। मैं उठकर अंदर दाखिल हो गया। ये छोटा सा बाथरूम था। WC के ऊपर रोशनदान था। मैंने WC पर चढ़कर बाहर झांका। रोशनदान इतना बड़ा था कि मैं बआसानी उससे बाहर निकल सकता था, लेकिन मसला यह था कि मैं परिंदा नहीं था, वरना उड़कर चला जाता। इसके अलावा एक तदबीर ये भी थी कि आंख बंद करके नीचे कूद जाता। किस्मत में होता तो बच जाता। ऐन मुमकिन है कि कोई मौजज़ा हो जाता। कोई कचरे का ट्रक गुजर रहा होता और मैं जब आंख खोल कर देखता तो खुद को मुअत्तिर कचरे पर पाता। तीसरी तदबीर मुझे रोशनदान से बाहर झांकने पर नजर आई। एक ड्रेनेज पाइप बिल्कुल साथ ही से गुजर रहा था। अबे क्या अंदर ही मर गया है? उस्ताद ने दरवाज़ा बजाया। इंतज़ार करो, मेरा पेट ज़रा ख़राब है, मैंने चीख कर कहा और जूते उतार कर जेब में ठोंस लिए। फिर रोशनदान से सर के बल निकला। इस वक्त उस्ताद ने दरवाजे को बेताल के तबले में बजाना शुरू कर दिया था। रोशनदान से निकलकर पाइप पकड़ना अच्छा खासा बाजीगरी का काम साबित हुआ, लेकिन मैंने कर लिया। जब मैं पाइप से लटका तो उस्ताद का पालतू गोरीला दरवाज़ा तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर चुका था। पाइप जंगालूद था और बादले नखास्ता दीवार से लगा हुआ था। दीवार से मुंसलिक रखने वाले हुक अक्सर टूट चुके थे और नीचे उतरते हुए मुझे खौफ था कि मैं पाइप समेत गली में ना जा उतरूं। मैं बखैर आफियत नीचे तक पहुंचा। गड़बड़ एन पाइप के साथ बैठे शख्स की वजह से हुई, जैसे मैं नीचे नहीं देख रहा था, इसी तरह वो ऊपर नहीं देख रहा था। लिहाजा मैंने सीधा उस पर लैंड किया। जब मैं उठा तो वो अपनी धोती बांध रहा था और सख्त मुश्तैल था। शाला लोग देखता नहीं, हम पेशाब करता। उसने बंगाली लहजे में उर्दू का कत्लेआम किया। शाला लोग गली में बैठकर पेशाब करता, मैंने उसके लहजे में कहा और नुक्से अमन से पहले फरार हो गया। मैंने सामने से निकलने की हिमाकत नहीं की। मुझे यकीन था कि उस्ताद और उसका गोरीला पहले ही दौड़े आ रहे होंगे। मैं पहले ही राजा को कह चुका था कि कोई गड़बड़ हो जाए तो निकल भागे और दूर ज़रा पीछे वाक़या हबीब बैंक के सामने मेरा इंतज़ार करे। मेरी बदकिस्मती कि उस्ताद ने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया था कि मैं किस तरफ से निकलूँगा। वो अकबी गली में मेरा मुंतज़िर था। गोरीला अचानक ही दीवार की ओर से निकलकर किसी बला की तरह मुझसे चिमट गया। मैं बेबस होकर रह गया था, लेकिन अक्लमंदी उस्ताद मोहतरम ने की। उन्होंने फरते जज्बात में रिवॉल्वर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। ये बात गोरीले के वहमो गुमान में भी नहीं थी, लिहाजा सर पीछे करना उसकी गलती नहीं थी। अचानक गोरीले ने कराह कर मुझे छोड़कर अपना सर थामा। उस्ताद दम बहुत सा था। मैंने मौके से फ़ायदा उठाकर गोरीले को उस्ताद पर धक्का दिया। जैसे ही दोनों घिरे, मैंने दौड़ लगा दी। राजा तवक्को के एन मुताबिक बैंक के सामने इस फिक्रमंद शौहर की तरह टहल रहा था जिसकी बीवी पहली बार लेबर रूम में गई हो और उसे बेचैनी से इंतज़ार हो। मुझे देखकर उसने उछल कर कहा, खबीसुज़्ज़मा, आज मैं बच गया। तेरी खुशकिस्मती का मैं कायल हूँ। क्या उस्ताद मोहतरम आ गए थे? राजा ने सर हिलाया अपने पालतू गोरीले के साथ और बज़िद थे कि मैं तेरा साथी। फिर तूने क्या झूठ बोला? ज़ाहिर है मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं किसी हरामी को नहीं लाया, मगर वो खबीस ताड़ गया था। पूछने लगा कि ये दूसरा हेलमेट किसका है? मैंने कहा मेरे बाप का। तुम्हें क्या शक है? वो तो शुक्र है कि बंगाली आ गया। वो मैंने केका मारा और राजा को बताया कि बंगाली के साथ क्या हुआ था। राजा बोला, उसी खबीस ने बताया कि एक और खबीस उसके सर पर उतरा और दूसरी तरफ फरार हो गया। इस पर वो दोनों खबीस भी पिछली तरफ दफा हो गए। मैं भी बाल बच गया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा और राजा को आगाह किया कि मेरी बचत क्यों कर हुई थी। मगर एक काम की बात मालूम हो गई, ये बदमाश एडी सचमुच ड्रग स्मगलर है। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे पहले ही मालूम था, जलील तू अपने साथ मुझे भी मरवाएगा। बकवास ना कर राजा, तू इतना कम हिम्मत नहीं है और ये एडी भी कोई तोप चीज़ नहीं है। 1-2 किलो बरामद करने वालों में से। ये तो खुद लोगों से डरते हैं। वैसे भी करने वाला काम तो कर लिया, अब जो करना है वो ANC वाले करेंगे। ANC ये क्या है? राजा ने पूछा। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल, मैंने कहा। लेकिन वो तेरी बात क्यों मानेंगे? राजा ने नुक्ता उठाया। हाँ, ये है सोचने वाली बात, मैंने गौर किया। लेकिन इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इस वक्त एक नाम मेरे जहन में आया। सोच लिया, कल मैं जेल जा रहा हूँ। राजा भूंचका रह गया। नेक काम में देर कैसी? आज ही क्यों नहीं, बल्कि तू बाहर ही क्यों आया? राजा मरदूद, पहले भी मैं तेरी वजह से अंदर हुआ था, मैंने खफकी से कहा। और मैं जेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जेलर से मिलने जा रहा हूँ।
तू जानता है वो पीर बख्श की वजह से मुझ पर नजर अनायत रखता था। ऐसा ना हो कि तुझे भी रख ले। इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता। तू जाए और वो कहे आंखें हुई रोशन और दिल हुआ शाद, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। अबू जहल मैंने तस्हीह की। वही यार, राजा खिफ़त से बोला। ये फ़ारसी अपनी समझ में नहीं आती। दूसरे, वो मुझे क्यों गिरफ़्तार करेगा? ये तो पुलिस की मर्ज़ी है। चाहे तो डाकू छोड़ दे और गिरफ़्तार करने पर आए तो अपनी मस्जिद के नाबीना हाफिज़ जी को गिरफ़्तार कर ले कि ये औरतें ताड़ रहा था। तेरी बातों से मेरा हौसला पस्त होने वाला नहीं है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। और तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। हरगिज़ नहीं, राजा ने फ़ौरन इनकार कर दिया। तुझे शौक़ है, तू जा, मैं जाने वाला नहीं। लेकिन मैंने बताए बगैर जब बाइक जेल की तरफ मोड़ी तो राजा ने बहुत शोर मचाया, मगर मैंने बाइक जेल के सामने ले जाकर ही रोकी। बेटा, भागने की कोशिश मत करना, हाँ महा गिरफ़्तार हो जाओगे। राजा ने दबी ज़ुबान में जो कहा वो यहाँ दोहराने के लायक नहीं है। मैंने गेट पर जेलर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और ख़ुद को उनका दोस्त बताया। हालांकि ये बड़ी जसारत थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो इस बात पर मुझे जेल में नहीं डालेगा। जेलर के पीए ने मेरा मुख्तसर इंटरव्यू लिया। मैंने उसके तमाम सवालों के दुरुस्त जवाबात दिए। सिर्फ ये बताने से गुरेज किया कि मैं कभी सरकारी मेहमान रह चुका हूँ इसी जेल में। खिलाफ़े तवक्का जेलर ने आधे घंटे बाद ही मुझे शर्फ़ बाज़याबी बख्श दिया और मुझे देखकर मुस्कुराया भी। और कहो जलील मियाँ, कैसे आना हुआ? एक काम था आपसे नईम साहब, मैंने कहा। निस्फ घंटे बाद जब मैं जेलर के दफ्तर से निकला तो मुतमईन भी था और किसी कदर मुतफ़िक्र भी। मुतमईन इसलिए कि जेलर ने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो मेरा काम करने की पूरी कोशिश करेगा, और फिक्र ये थी कि कोशिश नाकाम भी हो सकती थी। राजा ने मुझे देखकर सुकून का सांस लिया। तू कुछ देर और ना आता तो मैं भाग जाता। तू भाग कर कहाँ जाता बेटे? मैंने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। पौन घंटे बाद हम कैफ़े डिफोंस जा पहुँचे। कड़क पत्ती पीते हुए मैंने राजा को जेलर से मुलाकात का अहवाल सुनाया। यार, ये जेलर क्या करेगा? राजा बोला। मामला वही NYC का है। ANC, मैंने तस्हीह की। और जेलर को मामूली चीज़ मत समझो, बड़े बड़े अफसरान से उसके ताल्लुकात होते हैं। फिर उसे क्या ज़रूरत है तेरा काम करने की? क्रेडिट बेटा, वो एक स्मगलर गिरफ्तार कराने का क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? मुमकिन है छापा मारने वाले मुकमुका कर ले। राजा ने एक और मनफी इम्कान पर गौर किया तो मैंने बताया कि 200 टन टिंडे, इनमें 2 किलो हीरोइन छुपाना कौन सा मुश्किल है? कस्टम वाले पूरी लाट की तलाशी कैसे लेंगे? जब ऊपर से हुक्म आता है तो मुकमुका करना दुश्वार हो जाता है। और रही लाट की तलाशी तो कस्टम वाले इससे भी बड़ी चीज़ों की तलाशी ले लेते हैं। चल, अगर हीरोइन बरामद हो भी गई तो ये कैसे साबित होगा कि हीरोइन एडी ही भेज रहा है? उल्लू के पट्टे, मैंने भुन्ना कर कहा। तो क्या तेरे बाप ने भेजी है? अबे, जिसका माल है उसी ने हीरोइन भी रखी होगी। काश अब्बा ये काम कर रहा होता तो मुझे इस मनहूस दुकान से तो निजात मिल जाती। राजा ने सर दाब भरी। अपन भी होते डिफेंस या क्लिफ्टन के किसी बंगले में या फिर जेल की कोठरी में। राजा गधे, ख्वाब देखना बंद कर दे। मुझे ये फ़िक्र भी सता रही है कि कहीं उस्ताद एडी को आगाह ना कर दे और वो होशियार होकर माल रोक ले। राजा ने सोच कर कहा, मुश्किल है। उस्ताद अपनी हिमाकत का ढंढोरा खुद तो पीटने से रहा, ये उसकी साख के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं कायल हो गया कि राजा इससे ज़्यादा ज़हीन था जितना मैं उसे समझता था। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।